गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। आवाज आ रही है बेटा मेरी? मुझे सुन पा रहे हो? चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर में मैंने अभी तक आपको बताया था वेक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में। मैंने आपको बताया था वेक्टर का एलजेब्रा के बारे में। तो वेक्टर का एडिशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, मैंने इसमें एडिशन में आपको ग्राफिकल मेथड्स भी बताए थे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, और अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तो मैंने पॉलीगन लॉ भी आपको बताए थे। ठीक है, काफी सारी हमने इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी। टाइप्स ऑफ वेक्टर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टीज पे और चलते हैं। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने वेक्टर की प्रॉपर्टी पे आते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब आसान भाषा में बोलूं तो वेक्टर के कंपोनेंट लेना। ठीक है, ढंग से सुनना भाई। अगर मैं वेक्टर के कंपोनेंट लेने को आपको बोलता हूं ना, तो एक वेक्टर के कोई लिमिटेशन नहीं दिया जाए कि आप ऑर्थोगोनल कंपोनेंट लो, तो आप इनफाइनाइट कंपोनेंट कर सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं, एक बार फिर ढंग से सुनना। अगर कोई लिमिटेशन नहीं है, आपसे बोला जाए कि वेक्टर के कंपोनेंट कीजिए, तो आप इनफाइनाइट कंपोनेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कीजिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कीजिए, तो 2D में आप कर पाएंगे 2 कंपोनेंट्स और 3D में आप कर पाएंगे 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं। फिर क्लियर कर दूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक वेक्टर है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं 20 आई कैप। मैं एक वेक्टर का एग्जांपल देता हूं आपको। वेक्टर है 20 आई कैप। ठीक है, एक वेक्टर है 20 आई कैप। ठीक है, ये वेक्टर है 20 आई कैप। एक एग्जांपल, वेक्टर 20 आई कैप। ठीक है, एग्जांपल लीजिए। एक वेक्टर है आपके पास 20 आई कैप। अब बोला जाए इसके कंपोनेंट करो, तो देखो अगर मैं 2 कंपोनेंट करता हूं तो मैं लिख सकता हूं 10 आई कैप प्लस 10 आई कैप। मैं इसके 4 कंपोनेंट करता हूं तो लिख सकता हूं 5 आई कैप, 5 आई कैप, 5 आई कैप, 5 आई कैप। मैं चाहूं तो इसके और भी कंपोनेंट कर सकता हूं। मैं इसके 10 कंपोनेंट कर सकता हूं। ऐसा लिख सकता हूं कि साहब 2 आई कैप, 2 आई कैप, ये 2 आई कैप। अरे मैं चाहूं तो इसके 20 कंपोनेंट कर सकता हूं। ऐसा लिख सकता हूं आई कैप, आई कैप, ये आई कैप। मतलब आप देख सकते हो कितने कंपोनेंट किए जा सकते हैं, बहुत सारे। मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। तो एक वेक्टर के आप इनफाइनाइट कंपोनेंट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि साहब ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कीजिए, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ऐसे केस में लिमिटेशन है भाई। 2D में आप कर पाएंगे 2 कंपोनेंट। अब 2D में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि साहब एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई वेक्टर होगा, मैं इसके कंपोनेंट करने जाऊंगा, तो एक कंपोनेंट आपको एक्स डायरेक्शन में मिलेगा और एक कंपोनेंट आपको कहां मिलेगा, वाई में। सेम अगर मैं आपसे बोलता हूं वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन, इसके कंपोनेंट करने जाऊंगा तो एक कंपोनेंट आपको वाई डायरेक्शन में मिलेगा, एक कंपोनेंट आपको जेड में मिलेगा। मतलब 2D में अगर कंपोनेंट करने जाएंगे तो आपको 2 कंपोनेंट मिलेंगे। लेकिन यही अगर मैं 3D में करने जाऊंगा तो 3 कंपोनेंट मिलेंगे। तो काम की बात सुन लो, अगर लिमिटेशन नहीं डाला जाए तो एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट कर सकते हैं आप, इनफाइनाइट्स। अगर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट करने हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने हैं, तो 2D में करेंगे आप 2 और 3D में कंपोनेंट कितने करेंगे आप, 3। ठीक है, अब इसमें भी मैं क्लियर करूं। मैं पहले 2D वाला केस आपको क्लियर कर दूं। अगर 2D में मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लिया एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आपको देखते ही पता लग गया होगा कि एक्स वाई प्लेन में है। अगर ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट जाएगा वाई डायरेक्शन में। ये एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, इसको बोलेंगे आप ए एक्स, और ये जो वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, इसको क्या बोलेंगे, ए वाई। मैं बताना चाह रहा हूं, एक्स एक्सेस से अगर इसका एंगल अल्फा है और वाई एक्सेस से इसका एंगल बीटा है, तो ये जो कंपोनेंट बोलोगे ना, ये क्या बोलोगे, ये बोलोगे ए कॉस अल्फा। अगर इस वेक्टर का लेंथ में बोलता हूं ए है, तो ये वाला जो लेंथ आएगा, ये लेंथ आएगा ए कॉस अल्फा। ये कंपोनेंट करना मैं पहले भी सिखा चुका हूं आपको, और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल से आप समझ सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल से क्या बोलेंगे, यहां से ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस, और परपेंडिकुलर बेस, और साथ में ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। अब ये हाइपोटेनियस और बेस, ये आपको पता है कॉस थीटा में आता है। आप बोलेंगे कॉस अल्फा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो देख सकते हो ये एक्स कंपोनेंट कितना मिलेगा, ए कॉस अल्फा। सेम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में चले, अगर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में लेता हूं तो इसमें देख सकते हो ये बेस हो जाएगा
और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो अब आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे कॉस बीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कॉस बीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अच्छा अब यहां पे सिंपल प्रॉपर्टी है, यहां से एक्स कंपोनेंट कितना आ गया, एक्स कंपोनेंट आ गया ए कॉस अल्फा, तो वाई कंपोनेंट कितना आ गया ए कॉस बीटा। इजीली समझ में आ रहा होगा, अल्फा एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, बीटा एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से एंगल है। ठीक है, अच्छा अब इसी को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं अपन, ये कॉस की फॉर्म में लिखने को ही डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और याद रखना बहुत आसान है, देखो अगर मैं एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलता हूं एंगल ऑफ वेक्टर, एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से, तो आप देख रहे हैं अल्फा बराबर कितना आएगा कॉस इनवर्स एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपसे बोलता हूं फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, तो यही आंसर आएगा बीटा बराबर कॉस इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बहुत आसान तरीका है, ढंग से देख लो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं एक्स एक्सिस से कंपोनेंट, तो क्या बोलोगे, ये एक्स डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वाई एक्सिस से एंगल, तो वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर मैंने ऐसा वेक्टर दिया आपको 3i कैप प्लस 4j कैप, अब ऐसे केस में अगर एक्स एक्सिस से एंगल बोले अल्फा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कॉस इनवर्स एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये रूट 25 यानी 5 हो जाएगा। ये होगा कॉस इनवर्स 3/5। ये कॉस इनवर्स 3/5 मतलब एंगल कितना आ गया, ये 53 आ गया, 53। सेम अगर मैं बीटा बोलता हूं वाई एक्सिस से, तो आप क्या बोलेंगे, कॉस इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स 4/5 और कॉस इनवर्स 4/5 मतलब ये कितना हो गया, ये 37 डिग्री हो गया, 37 डिग्री। अब सीधी सी बात है, अगर एक्स एक्सिस से एंगल 53 है तो वाई से एंगल कितना होगा, वाई से 37 होगा ना साहब। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोल रहे हैं, ये हम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कर रहे हैं। ये कहां पे किया मैंने अभी, 2D में। अच्छा अब यही काम 3D में करते हैं अपन, यही काम 3D में करते हैं, यही काम आप देखो। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देख के बताओ। एक वेक्टर लिखा हुआ है आपके सामने, बताइए इसका एक्स कंपोनेंट बताइए, वाई कंपोनेंट बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए, एंगल बताइए। ठीक है, मैं टाइमर लगा रहा हूं साहब, जल्दी से मुझे बताओ आंसर। लो 30 सेकंड है आपके पास, ये सारे आंसर मुझे बताइए जल्दी से। ठीक है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आप लोगों के कमेंट दिखाई दे रहे हैं भाई, एड्रेस करेंगे आखिरी के 5 मिनट में। पहले पढ़ लें अपन, पहले पढ़ाई कर लें, इंपॉर्टेंट काम कर लें जिसके लिए अपन इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, आखिरी के 5 मिनट में आपके कमेंट एड्रेस करेंगे अपन। चलो चेक करें, देखो समय खत्म। अब आप देखो साहब, सबसे पहले देखो एक्स कंपोनेंट, अगर अपन एक्स कंपोनेंट बोले तो आंसर कितना होगा 5। अगर मैं वाई कंपोनेंट बोलता हूं तो आंसर कितना होगा साहब 12, है ना। मैग्नीट्यूड बोले तो ये होगा रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, रूट ऑफ 25 प्लस 144, ये रूट ऑफ 169 यानी 13 होगा, 13। ठीक है, सेम बोल रहा है एंगल ऑफ वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से एंगल बोले तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक्स कंपोनेंट 5, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 13। ये बोला यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए। देखो किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी यूनिट वेक्टर की। अगर यूनिट वेक्टर बोले तो निकालते कैसे हो, जैसे ए कैप अगर मैं बोलूंगा तो हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप देख रहे हैं ए वेक्टर कितना है, ये है 5i कैप प्लस 12j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 13 आएगा, 13 यानी यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए। ये वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा 5i कैप प्लस 12j कैप डिवाइड बाय 13। ये बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अपन काफी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये वेक्टर में मैंने यूनिट वेक्टर आपको बताए थे, तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी निकाला था, बहुत काम किया इस पे अपन ने। ठीक है, चलो आ जाओ अब रेजोल्यूशन वेक्टर में 3D में आ जाओ, 3D में यहां पर अब 3D में आ जाओ साहब। अगर मैं एक वेक्टर बोल रहा हूं आपसे, ये ए वेक्टर है और इसका एक्स एक्सिस से एंगल बोल रहा हूं अल्फा, इसका वाई एक्सिस से एंगल बोला जा रहा है बीटा, और इस वेक्टर का जेड एक्सिस से एंगल बोला जा रहा है गामा।
अगर इस वेक्टर की लेंथ ए है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक्स कंपोनेंट क्या बोलोगे, आप बोलोगे ए कॉस अल्फा। वाई कंपोनेंट क्या बोलोगे, ये बोलोगे ए कॉस बीटा। सिमिलरली जेड कंपोनेंट क्या बोलोगे, ये बोलोगे ए कॉस गामा। अच्छा, आप डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस से एंगल बोले, ठीक है, ये एंगल ऑफ वेक्टर, ये एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम, अगर मैं आपको बोलूं एक्स एक्सेस, तो देखो आंसर नहीं बदला है, आंसर वही का वही है जो 2D वेक्टर में आ रहा था। ये आएगा कॉस इनवर्स एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर वाई एक्सेस से अगर मैं बोलता हूं तो वाई एक्सेस से भी सेम आंसर, यही बोलोगे कॉस इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब एक एक्स्ट्रा आ गया ये जेड एक्सेस 3D में, ये गामा क्या होगा, ये होगा कॉस इनवर्स ये जेड कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो आसान है भैया, डायरेक्शन कोसाइन जो 2D में चलता था वही डायरेक्शन कोसाइन किस में चल रहा है, 3D में। और याद रखना बहुत इजी है, जब x से बोलो तो x डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, जब y से बोलोगे तो y कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, और जब z से बोलोगे तो z कंपोनेंट डिवाइड बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब साथ में मुझे इनमें रिलेशन भी चाहिए, ये डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन चाहिए। तो आप देखो गौर से देखो, ये कॉस अल्फा अगर मैं बोलता हूं तो ये क्या आ रहा है, ए एक्स अपॉन ए आ रहा है। सेम कॉस बीटा अगर हम बोलते हैं तो ये ए वाई अपॉन ए आता है, और कॉस गामा अगर बोलते हैं तो ये ए जेड अपॉन कितना आता है, ए। इन तीनों का रिलेशन बनाना है ना, आप ऐड करो, ये ऐड करोगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इनका सम करके देखो। देखो भाई सम करता हूं तो ये आया ए एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, ये आएगा ए वाई अपॉन ए का स्क्वायर, और ये मिलने वाला है ए जेड अपॉन ए का स्क्वायर। देखो सॉल्व करते हैं ना तो यहां से एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर। और आप मुझे क्लियर करो, ये वेक्टर अगर आपके पास है ए वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे, इसका मैग्नीट्यूड यही तो बोलोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मतलब आप देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन गया, ये वन बन गया, वन। ये एक्सप्रेशन कितना आ गया आपके पास, ये एक्सप्रेशन आपके पास 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये प्रूफ कोई नहीं मांग रहा आपसे, ये मैं प्रूफ करके दिखा रहा था आपको। ठीक है, आपको सिंपल एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन क्या होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होगा, 1। ये डायरेक्शन कोसाइन का आपको रिलेशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब अपने नीट में एक बार क्वेश्चन आ गया साहब, उसमें ये डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में नहीं मांगा गया, साइन की फॉर्म में आंसर मांगा गया। तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, ये 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखोगे, ये लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये प्लस क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये इज इक्वल टू 1। देखो सॉल्व करो इसे, ये क्या बन गया, ये एक्सप्रेशन बन गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2। ठीक है, ये देखो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी आप ध्यान रख सकते हो। ये डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में सम कितना होगा, स्क्वायर का 1, और अगर ये साइन की फॉर्म में बोलता है तो आंसर कितना होगा, ये साइन की फॉर्म में आंसर होगा 2। ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, साइन की फॉर्म में इक्वल टू 2 और डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में इक्वल टू 1। मैं फिर से क्लियर कर दूं, अल्फा किसका एंगल, ये अल्फा होगा एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, बीटा होगा एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस, और गामा होगा एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम जेड एक्सिस। बड़ा सिंपल फंडा है डायरेक्शन कोसाइन का, और ये 2D में भी सेम कॉन्सेप्ट है, 3D में भी सेम कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत जगह अपना काम में आने वाला है। मैं आपको बता दूं पूरी फिजिक्स में जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ेंगे ना तो वेक्टर का एंगल जरूर पूछता है, ये वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल, वाई एक्सिस से एंगल। मैं थोड़े थोड़े एग्जांपल आपको दूं, जैसे ही हम काइनेमेटिक्स में आएंगे तो वहां आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां कई बार बोलता है ईस्ट से एंगल बताओ, नॉर्थ ईस्ट से बताओ, है ना। आप पढ़ेंगे वेलोसिटी, आप पढ़ेंगे एक्सेलेरेशन, अब जैसे ही एनएलएम में पहुंचोगे तो वहां फोर्स पढ़ोगे आप, है ना। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उस वेक्टर का एंगल निकालने का प्रॉपर्टी यही है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इवन आगे पढ़ते हैं अपन मोमेंटम, फिर पढ़ते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, सेम कॉल्यूजन वगैरह के कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी का काम आएगा ना वहां एंगल जरूर पूछेगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है और बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइन का। चलो इस प्रॉपर्टी पर 2-4 क्वेश्चन हाथ साफ कर लेते हैं। पर मैं क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, इस स्लाइड में है मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है, ये वेक्टर दिया मैंने आपको और देखते पता लग गया होगा 3D में वेक्टर है। 3D में आपसे बोल रहा है कि साहब एक्स कंपोनेंट बताओ, वाई बताओ, जेड बताओ।
मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन कोसाइन बताओ, और इसका एक्स वाई जेड एक्सेस से एंगल बताओ। बताओ, मैं फिर टाइमर लगा रहा हूं, समय दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये फिर समय दिया जा रहा है आपको। बताइए साहब। मतलब जहां भी वेक्टर की प्रॉपर्टी आएगी ना पूरे फिजिक्स में, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप पांडे जी, रेन मैन प्रॉब्लम में भी आएगा, आएगा रेन मैन प्रॉब्लम में भी यही आएगा। मैंने कहा ना, जहां भी वेक्टर आएगा, वो वेलोसिटी आए, वो बारिश छाता आए, विंड चलेगा, ठीक है, जहां रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, रिलेटिव एक्सेलेरेशन आएगा, सब में आएगा ये। चलो लो, मैंने पूरा समय दिया तुम्हें, ये पूरा पूरा समय दिया मैंने, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का समय दिया मैंने। चलो करें चेक। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट बताइए। तो आपको दिख रहा है एक्स कंपोनेंट कितना होगा 1, ये वाई कंपोनेंट भी कितना होगा 1, और जेड कंपोनेंट बोले तो कितना मिलेगा आपको √2। ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट, बड़ा सिंपल। अब बोल रहा है कि साहब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नीट्यूड बताओ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताओ साहब। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो √AX² प्लस AY² प्लस AZ²। ये सॉल्व करो साहब, 2 + 1 + 1 ये √4 होगा, यानी ये मैग्नीट्यूड 2 आ जाएगा साहब, मैग्नीट्यूड 2। मैग्नीट्यूड आपके पास 2 आ रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। अब वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन बोले तो 3 होंगे ना यार, एक एक्स एक्सेस से बोले तो cos अल्फा x डिवाइडेड बाय ए, एक्स कंपोनेंट 1 मैग्नीट्यूड ये 2 है ना। डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सेस के लिए बोलूं तो AY/A, ये AY/A करोगे तो कितना 1/2। सेम डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्सेस के लिए cos गामा तो AZ/A, ये √2/2, ये 1/√2। अब अगर एंगल बोलना चाहें तो आप देखो एक्स एक्सेस से एंगल कितना होगा, यहां पर cos अल्फा का वैल्यू 1/2 है तो ये 60 डिग्री। एक्स एक्सेस से एंगल मिलेगा आपको 60 डिग्री, वाई एक्सेस से एंगल ये भी कितना मिलेगा 60 डिग्री, जेड एक्सेस से एंगल बोले तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, ये 45 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइन आ गया साहब, ठीक है, 60 60 45, ठीक है। अच्छा ये एंगल भी तो पूछ रहा था, ये एंगल ही बता दिया तुमने, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस। ये लो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी हमने कर दिया, ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, एंगल भी आ गया साहब, आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मैं और देता हूं, समय पर्याप्त है भाई, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बराबर समय मिल रहा है। यस और नो, जल्दी बोलो। ओके चलो आगे चलें, नेक्स्ट एक और दे रहा हूं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लो, ठीक है। ये आपको 2 वेक्टर दिए हुए, ए वेक्टर तो दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा बी वेक्टर भी दिया हुआ है। बी वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है। ये बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का आपसे बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ। ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन आपको बताना है। चलो मैंने दिया, पर्याप्त समय दिया, करिए सॉल्व करिए, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नोट्स बनाने का टाइम दीजिए, दिया ना मैंने बेटा, बना दूं आराम से, सारे क्वेश्चन बना। 30 सेकंड और दूं, 30 कम पड़ते हैं, 1 मिनट दूं पूरा, एक क्वेश्चन में 1 मिनट। चलो अब अगले क्वेश्चन में 1 मिनट दूंगा मैं, अभी 1.5 मिनट दे चुका हूं मैं इस क्वेश्चन में। चलो करें डिस्कस, ठीक है। कहां समय देना है मुझे पता है भाई, जो आसान आसान क्वेश्चन होंगे उनमें उनमें फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कर लेंगे,
जिनमें समय देना होगा मैं पहले तुम्हें समय दूंगा, फिर मैं भी आराम से प्यार से तुम्हें समझाऊंगा। ये तो बहुत सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं अपन, बहुत छोटी छोटी बातें। चलो आ जाओ, रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो कितना होगा? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप। ये आपके पास ए प्लस बी आ गया साहब, रिजल्टेंट आ गया। अब ये बोल रहा है कि एक तो इसका मैग्नीट्यूड बता दो। इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या होगा? रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखो ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो 25, ये 144, ये रूट 169, 13 आ गया 30। मैग्नीट्यूड तो 13 आ गया 30। ठीक है, अब अगला बोल रहा है साहब डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो एक्स एक्सेस के लिए क्या बोलेंगे? एक्स एक्सेस के लिए बोलेंगे 4/13, एक्स एक्सेस 4/13। वाई एक्सेस अगर बोलता हूं तो ये 3/13, और अगर जेड एक्सेस का डायरेक्शन कोसाइन बोलते हो तो 12/30, 12/30। आई दिन आ रहा है साहब, बहुत समय दिया मैंने, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया। चलो मैं और देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था यार, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। बोल रहा है एक वेक्टर ए है, मेक्स एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सेस, 60 डिग्री विद वाई एक्सेस। ये बोल रहा है जेड एक्सेस से एंगल बताओ। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक्स एक्सेस से मतलब अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा भी आपको दिया हुआ है, ये गामा आपसे पूछ रहा है, गामा। अल्फा दिया है, बीटा दिया है, गामा आपसे पूछ रहा है। बताइए साहब, ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया। अभी डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन बताया मैंने। बेटा मैं क्वेश्चन करने का पर्याप्त समय दे रहा हूं, आप समय क्वेश्चन करने में लगाते हैं या कमेंट करने में लगाते हैं, ये आपके ऊपर है। थोड़ा डिसिप्लिन जरूरी है। देखो देखो, यहाँ क्लास में होते तो मुझे पता रहता कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमसे वो करवा लेता, है ना। लेकिन अपन अपन ऑनलाइन में है, तो जो ज्ञान मैं देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जो सिखाना चाहता हूँ, वो तुम सीखना चाहोगे तभी सीख पाओगे, उसके लिए साथ साथ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ा जरूरी है, थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, साथ में करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे देखो पूरा आंसर निकालते रहते हैं, और कुछ बच्चे इसी में लगे रहते हैं कि सर मेरा कमेंट भी देख लो, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, मुझे और समय दे दो। दे दिया मैंने, समय दे दिया, कितना सारा समय दे दिया, देखो मैंने बहुत सारा समय दिया। और बहुत आसान क्वेश्चन है यार, है ना। डायरेक्शन कोसाइन, ये होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा 45 डिग्री है, ये कॉस स्क्वायर 45, ये बीटा 60 डिग्री है, ये कॉस स्क्वायर 60, ये गामा आपको कैलकुलेट करना है। देखो कॉस 45 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2, कॉस 60 1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4। ठीक है, यहां से देखो आप सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 - 3/4, ये 1/4 होगा। तो कॉस गामा का वैल्यू 1/2 आएगा, 1/2। तो गामा कितना आने वाला है? ये गामा आ गया आपके पास 60 डिग्री, गामा 60 डिग्री। डायरेक्शन कोसाइन, जेड एक्सेस से एंगल 60 डिग्री। आई थिंक आ रहा है भाई, बहुत सारे बच्चों का आ गया, तो कर लोगे यार, मैंने बहुत पर्याप्त समय दिया। ठीक है, और ये नोट्स बने बनाए तुम्हें मिल रहे हैं भाई, ये अपन पीपीटी रोज शेयर कर ही रहे हैं तुम्हें, है ना। तो कोशिश करो कि साथ साथ क्वेश्चन करो। मैं क्वेश्चन खूब सारे कराऊंगा, प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा, है ना, जी भर के कराऊंगा, लेकिन साथ साथ करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, चलो आगे चलें। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर दूं, जो जो बातें मैंने बोली थी मैंने समरी बना के लिख दी है, समरी बनाकर लिख दी है मैंने, है ना। नोट्स में जो जो बातें लिखनी चाहिए ना, वो तुम्हें सब इस पीपीटी में लिखी हुई मिलेंगी यार। अब कई बच्चे साथ साथ मैनेज कर लेते हैं, कई नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो कितना समय लगेगा यार। क्वेश्चन तो तुम साथ साथ कर ही रहे हो ना, ये बाद में लिख लिया करो थोड़ी थोड़ी बातें। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। ये बोल रहा है वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट। मैंने कहा था कोई लिमिटेशन नहीं दे, अगर कोई लिमिटेशन नहीं दे तो कितने कंपोनेंट कर सकते हो? इनफाइनाइट्स। ठीक है, और मैंने कहा कि अगर मैक्सिमम नंबर बोलना है कौन से? ये ऑर्थोगोनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, किसमें? 2D में, एक प्लेन में, तो आंसर कितना होगा? 2। और अगर 3D में करते हैं, फ्री स्पेस में करते हैं, तो आंसर कितना होगा? 3। मैंने जो बातें मैंने बोली थी वो समरी बना करके मैंने लिख दी है, जो जो बातें मैंने बोली है समरी बना करके लिख दी है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है साहब?
ये वेक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ओरिएंटेशन चॉइस ऑफ एक्सेस बट कंपोनेंट आर नॉट। ये आखिरी के 2 पॉइंट समझ लो, ये आखिरी के 2 पॉइंट समझ लो, ये 2 पॉइंट समझो भाई। कोई भी वेक्टर है ये क्या है, इंडिपेंडेंट होता है एक्सेस के ओरिएंटेशन से, लेकिन कंपोनेंट डिपेंड करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखो, अगर मैं बोलता हूं ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, मान लिया कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। अब एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एक्स कंपोनेंट आप ए एक्स बोलेंगे, वाई कंपोनेंट आप क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट ए वाई बोलेंगे। अब मैं ओरिएंटेशन बदल देता हूं, मैं ओरिएंटेशन बदल देता हूं, इस एक्स का नाम वाई कर देता हूं, वाई का नाम एक्स कर देता हूं। अगर ये बदल दूंगा तो वेक्टर की लेंथ थोड़ी बदल जाएगी, वेक्टर की लेंथ तो उतनी ही रहेगी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वेक्टर नहीं बदलेगा, वेक्टर का डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा, लेकिन अब कंपोनेंट क्या होंगे वो बदल जाएंगे। देखो है ना, अगर मैं यहां इसको ऐसे लिखता, ये लिखता y और ये लिखता x, ये वेक्टर की लेंथ देखो सेम है। देखो स्टेटमेंट सुन लेना, वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस। ये एक्सेस के बदलने से वेक्टर नहीं बदला, लेकिन इसके कंपोनेंट बदल गए। अब आजकल इस कंपोनेंट को क्या बोलोगे, ए वाई, और इस कंपोनेंट को क्या बोलोगे, ए एक्स। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। आखिरी वाला पॉइंट पकड़ो, ये बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो। ये तो तुम बचपन से जानते हो यार, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया। अगर मैं तुमसे बोलता हूं ये वेक्टर ए है, इसका कंपोनेंट अपन करते हैं जहां से एंगल लेते हैं। अगर एंगल 90 हो गया तो आंसर क्या आने वाला है, 0। जैसे तुमने बोला ए एक्स बराबर है ए कॉस अल्फा, तुमने क्या बोला ए वाई बराबर है ए कॉस बीटा, तुमने क्या बोला ए जेड बराबर ए कॉस गामा, ऐसा बोला है तुमने। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, ये अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हो जाए तो cos 90, ये cos 90, ये cos 90, ये आंसर क्या आने वाला है, ये आंसर 0 आने वाला है। मतलब वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। बड़ी सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है। जो बातें मैं बोल रहा हूं वो सारी बातें मैं लिख रहा हूं, ठीक है। बेटा शिवांगी इग्नोर नहीं कर रहे हैं आपको, है ना। सिलेबस पूरा अपन ने अपलोड करवा दिया था, है ना। एक बच्चा बार बार कॉपी पेस्ट कर जा रहा है एक ही स्टेटमेंट, कि इग्नोर कर रहे हो। नहीं कर रहे बेटा, इग्नोर नहीं कर रहे। जो बातें एड्रेस करने वाली होती है बता देते हैं। सिलेबस जो टेस्ट का है तुम्हारे पीडीएफ अपलोड कर दी होगी ना, अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी, ठीक है। मैं मेरा सिलेबस बता देता हूँ। फिजिक्स में मेरा बेसिक मैथ्स और वेक्टर आएगा। 27 को जो टेस्ट है, संडे को जो टेस्ट है, वो संडे को टेस्ट में मेरे बेसिक मैथ्स और वेक्टर आएगा। और दूसरा फिजिक्स में जो चल रहा है इलेक्ट्रोस्टेट, वो आएगा। फिजिक्स का सिलेबस मैंने बता दिया, और हर टीचर ने आपको अपना अपना सिलेबस बताया होगा, है ना। बाकी पीडीएफ उसमें अपलोड हो जाएगी। अगर कोई टेक्निकल एरर आ रही है तो वो कर देंगे, घबराओ मत, उसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब आओ साहब, कल की पीपीटी मिल जाएगी भाई। कोई टेक्निकल एरर आ रही थी उसकी वजह वो रिजॉल्व हो जाएगी, तुम्हें पीपीटी मिल जाएगी। चलो आगे बढ़े। तो बहुत सारी बातें, थियोरेटिकल बातें मैंने कर ली। अब काम की चीज पे आ जाओ साहब। वेक्टर एलजेब्रा चल रहा था अपना। वेक्टर एलजेब्रा में मैंने एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ा दिया था, ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो, पॉलीगन लो, मैंने सब बता दिया था। और उससे अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत सारी कर ली थी, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पर। तो देखो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसके साथ, ये देखना पड़ेगा। एक होता है वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, एक होता है वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो पहले मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं, वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद स्केलर, ठीक है। ये विद स्केलर, स्केलर से क्लियर कर लेना भैया। अगर मैं किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं, मान लिया कोई स्केलर क्वांटिटी के है, इस के से मैंने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आएगा, के इंटू ए आएगा ना साहब। तो काम की बात समझ लेना, अगर ये के पॉजिटिव है, के का वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पर डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन वेक्टर की सेम रहेगी, बस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन सेम रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। लेकिन के अगर नेगेटिव है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट। लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, बदल सकता है। अच्छा बढ़ेगा कि घटेगा वो भी के पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे बोलूं के मोर देन वन है, के मोर देन वन है, तो यहां पर वेक्टर का लेंथ यानी मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और के अगर लेस देन वन है ना, लेस देन मतलब नेगेटिव है, सॉरी, के मोर देन 0 है और के लेस देन 0 है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर के पॉजिटिव है तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, है ना। और उसमें भी मोर देन 1 है तो हमेशा बड़ा मिलेगा, बड़ा। और अगर लेस देन 1 है ना तो छोटा मिलेगा, छोटा। मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड यहां पर कम हो जाएगा। मतलब बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है, लेकिन रहेगा वेक्टर, ये तय है। अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, वेक्टर मल्टीप्लाई विद स्केलर,
ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लाई विद स्केलर, आंसर वेक्टर ही आएगा। आंसर क्या आने वाला है? वेक्टर। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर ही आता है। बड़ा हो सकता है, छोटा आ सकता है, डायरेक्शन सेम आ सकता है, डायरेक्शन अपोजिट आ सकता है। डायरेक्शन सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट आएगा, लेकिन रहेगा वेक्टर ही, ये बदलने वाला नहीं है। अच्छा रुको, अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं साहब वेक्टर को वेक्टर से, स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, मान लिया वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं वेक्टर से, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, अगर इसका रिजल्ट स्केलर आ गया, स्केलर, तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं साहब डॉट प्रोडक्ट, ये कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर ही आ गया, वेक्टर, तो इसको बोलते हैं साहब क्रॉस प्रोडक्ट, ये कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। आई थिंक ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है, लेकिन वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये गारंटी है कि साहब वेक्टर ही आएगा। मैं फिर से समराइज कर रहा हूं, एक बार सुन लो। अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं गारंटी से वेक्टर आएगा, लेकिन वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। इस प्रोडक्ट को नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। मैं एग्जांपल दे दूं आपको, मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे वर्क डन पढ़ते हैं, वर्क डन, ये वर्क डन होता है साहब एफ डॉट डी आर। अब इसमें क्या है, ये फोर्स जो है ना ये वेक्टर है, ये जो डी आर डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर है, लेकिन इसका प्रोडक्ट जो वर्क आ रहा है ना, वर्क, ये वर्क स्केलर है, तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही मैं क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल दूं आपको, तो एक टर्म पढ़ते हैं टॉर्क, ये टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। मैं फिजिक्स के एग्जांपल ले रहा हूं भाई, इसमें आर क्या है, ये वेक्टर है ना, ये एफ क्या है, ये भी वेक्टर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट ये टॉर्क आ रहा है, ये भी वेक्टर है। तो जब वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर आ जाए ना, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर से स्केलर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो अब ये दो तरह के प्रोडक्ट हमें पढ़ने साहब, एक पढ़ना है साहब, एक पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट और एक पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग लेते हैं साहब डॉट प्रोडक्ट। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर, इसी को डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हैं, और इसी को क्या बोल रहे हैं साहब, स्केलर प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। चलो एक एक करके प्रॉपर्टी देखते जाओ। मैं बोल रहा हूं कि साहब एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है, एंगल थीटा। तो अगर मैं ए डॉट बी लिखता हूं ना, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का आंसर आता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये थीटा क्या होगा, थीटा होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो डॉट प्रोडक्ट को लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। रुको, अब मैं छोटी छोटी कुछ बातें बताना चाहता हूं तुम्हें इस डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, ये ए और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री है, मुझे बताइए अगर एंगल 0 डिग्री है तो ए डॉट बी, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा ए बी कॉस 0, और सबको पता है कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। मतलब आंसर क्या मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा ए इंटू बी। और यहीं पे अगर मैं बोलूं कि सब एंगल बिटवीन वेक्टर 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो सबको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा भाई, cos 90 का वैल्यू कितना होगा, 0, और cos 90 0 होगा तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर 0 आने वाला है। क्लियर कर लेना भैया, ये जो आ रहा है ना, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो आ रहा है ये क्या मिलेगा, इसका मिनिमम वैल्यू। तो रेंज क्लियर कर लो भैया, डॉट प्रोडक्ट का अगर मैं रेंज आपको बोलूं तो मैक्सिमम वैल्यू आता है ए इंटू बी, और मिनिमम वैल्यू जो होगा ना, ये मिनिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बोले तो क्या मिलेगा, 0। मतलब आंसर आता है हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। रुको, अगर मैं कुछ बातें और बताऊं आपको, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, इन्हीं को बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, यही कहलाते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनको बोलते हैं साहब ऑर्थोगोनल वेक्टर। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा साहब, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दूं, जैसे यूनिवर्सल बोलते हैं अपन एक्स वाई जेड, है ना, ये एक्स, ये बोलते हैं वाई, और ये बोलते हैं जेड। अब आपको पता है कि इसका यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर होगा जे कैप, और इसका यूनिट वेक्टर होगा के कैप, और सबको पता है कि एक्स वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई कैप डॉट जे कैप, ये क्या मिलेगा, 0। आप बोलेंगे आई कैप डॉट के कैप, ये भी कितना मिलेगा, 0। आप बोलेंगे जे कैप डॉट के कैप, ये भी कितना मिलेगा, 0। ये भी आपको 0 मिलेगा। आई थिंक बात पकड़ में आ रहा होगा सबको। ठीक है,
बहुत सिंपल सिंपल, ये परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। सेम अगर मैं बोलता हूं साहब ये यहां पर 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री है तो आंसर आएगा साहब a इंटू बी। मैं और क्लियर कर दूं, मैं बोल रहा हूं आई का आई से डॉट प्रोडक्ट करो, आई का आई से, अगर आई का आई से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आई का मैग्नीट्यूड ये होगा cos 0। आपको अच्छी तरह पता है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और cos 0 भी कितना होता है 1, तो आंसर क्या आएगा, आंसर 1 मिलेगा। सेम अगर मैं जे कैप डॉट जे कैप करूंगा तो भी क्या मिलेगा 1, मैं के कैप डॉट के कैप करूंगा तो भी आंसर क्या मिलेगा 1। आई का आई से, जे का जे से, के का के से, आंसर क्या मिलने वाला है आपको 1। ठीक है, रुको मैं और क्लियर करूंगा आपको, लेकिन अगर मैं ए का ए से कर दूं तो 1 मत बोल देना, है ना। ये आई का आई से क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर थे, मैं ए का ए से करूंगा ना तो क्या बोलोगे, इसका मैग्नीट्यूड भी ए, इसका मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन एंगल 0 होगा ना तो आंसर आप ए स्क्वायर बोलेंगे, ए स्क्वायर। ऐसा नहीं कि सेम का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 कर दोगे, वो यूनिट वेक्टर था इसलिए डॉट प्रोडक्ट कितना था 1। अच्छा सेम अगर मैं बी का बी से डॉट प्रोडक्ट करूंगा, बी का बी से, तो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ये सी का सी से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। लेकिन यूनिट वेक्टर्स का अगर आपस में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। तो यहां पर आप देख सकते हो जब जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या लेना है आपको 0। मैं और प्रॉपर्टी बताऊं, थोड़ा सा मैं और बताऊं आपको, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी और क्लियर करूं। ठीक है, अच्छा पहले एक बार वापस से रिवाइज कर लो। फॉर्मूला सिंपल सा है ए बी कॉस थीटा, फॉर्मूला सिंपल सा है ए बी कॉस थीटा। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब एंगल 0 होगा। यहां पर 90 डिग्री पर वैल्यू क्या मिलने वाला है 0। अच्छा एक पॉइंट और दिमाग में आता है, यहां पर अगर मैं एंगल 180 डिग्री ले लूं, तो अगर मैं थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ले लूं तो सबको पता है cos 180 क्या होगा -1, तो आंसर आ जाएगा -a इंटू बी। अच्छा पॉइंट क्लियर करना है ना। देखो कई बार दिमाग में ऐसा आता है कि साहब स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव होती है से, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है। ये बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इसमें, मैं एक एक करके सारी बातें बोलता हूं, ढंग से सुनना है ना। जैसे अगर मैंने बोलता हूं मास, तो मास नेगेटिव नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई आप बोलोगे 10 kg 20 kg 50 kg, है ना। मैं आपसे बोलता हूं लेंथ, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब बच्चों को ये लगता है कि जितने भी स्केलर क्वांटिटी हैं वो स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना -10 वोल्ट, -20 वोल्ट। हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, बोलते हैं -10 जूल, -20 जूल। ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, ये सब स्केलर ही तो है ना। स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है भाई। अब क्लियर करना, नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, नेगेटिव को आपको मैग्नीट्यूड में ही शामिल करना है। जैसे अगर मैं बोलता हूं -10 वोल्ट और -20 वोल्ट, तो -10 वोल्ट हाई पोटेंशियल होगा और -20 वोल्ट क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा। मतलब अब यहां माइनस में जितना ज्यादा होगा मतलब उतना क्या होगा, कम होगा। बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है ना। बच्चों के दिमाग में ये बात बढ़ जाती है कि भैया स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव हो सकती है, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो अब अगर मैं रेंज बोलता हूं, रेंज, यहां पे रेंज, तो देखो थीटा बराबर अगर मैं 180 बोलता हूं तो 180 पर क्या मिलेगा, 180 पर cos 180 पर ये -1 मिलेगा ना, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा -ab। देखो 180 पर ये जो आंसर आने वाला है -ab, थीटा बराबर 180। अच्छा 180 मतलब पैरेलल वेक्टर के एंटी पैरेलल, ये पैरेलल हो गया कि एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है, ये एंटी पैरेलल हो गया भाई। बताइए आप a डॉट बी करेंगे, a डॉट बी, तो आंसर आएगा ए बी cos 180, और cos 180 क्या होगा, ये -1, यानी आंसर आएगा -ab। तो रेंज लिख लो, रेंज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का अगर मैं रेंज बोलता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू होगा a इंटू बी और मिनिमम वैल्यू क्या होगा -a इंटू बी। आई थिंक बात क्लियर होगी आपको। ये माइनस मतलब क्या बता रहा है, ये माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहा, ये माइनस को मैग्नीट्यूड में ही शामिल करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, वेक्टर का नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है, स्केलर क्वांटिटी का नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो नहीं करता है, वो मैग्नीट्यूड में ही आपको शामिल करना है। आई थिंक बात पकड़ में आ गई सबको, ठीक है। तो a डॉट बी, चलो और बोलें और बोलें साहब, यहां पर देखो, यहां पर अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। ये a डॉट बी और a कैप डॉट बी कैप पूछ रहा है आपको, दो वेक्टर दिए, देखो ध्यान से देखो, एक वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन,
ये दूसरा वेक्टर मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, एंगल है 37। ये बोल रहा है साहब ए डॉट बी बताओ और ए कैप डॉट बी कैप बताओ। चलो समय दिया मैंने, बहुत समय दिया मैंने, पूरे 30 सेकंड दे रहा हूं तुम्हें, जल्दी से करो। चलो हो गए 30 सेकंड खत्म, चेक करें। अगर ये बोलता है साहब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी, ये क्या बोलोगे? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब उधर साफ साफ दिख रहा है ए का मैग्नीट्यूड 6 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, और दोनों में एंगल 37 है। ये होगा 24, कॉस 37 कितना होता है? कॉस 37 होता है 4/5। ये आपके पास आ गया ए डॉट बी। अगला क्या बोल रहा है साहब? ये बोल रहा है ए कैप डॉट बी कैप बताओ। अगर ए कैप डॉट बी कैप बोले तो ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में एंगल। अब मुझे बताओ ए कैप की डायरेक्शन यही तो होगी, बी कैप का डायरेक्शन यही होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 37। हाँ, मैग्नीट्यूड बोले तो मैग्नीट्यूड इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा, और कॉस 37 कितना? 4/5, यानी आंसर 4/5 आ जाएगा साहब। ये आंसर आ जाएगा 4/5, आंसर 4/5 आ रहा भाई। बहुत सिंपल, बहुत आसान। समय है भाई, खूब समय दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, ये तो सब लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा, इसे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी पढ़ रहे हैं अपन, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें लिखी हुई मिल जाएगी। चलो और क्वेश्चन देता हूं मैं, और क्वेश्चन देता हूं। ये लो, एक क्वेश्चन और लो। ये बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, इनका डॉट प्रोडक्ट भी दिया है। ये बिल्कुल लड्डू लड्डू क्वेश्चन। आजकल नीट का पेपर ऐसा आना बंद हो गया भाई, है ना। ये तो तुम्हें सिंपल प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करा रहा हूं कि फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए तुम्हारे। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बताओ, आंसर बताओ, पूरे 30 सेकंड तुम्हारे पास। एक बच्चा पूछ रहा है ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्यों है? ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर ही तो है ना भाई, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही तो होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये लग रहा है कि तुम यहां कमेंट करोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। बिल्कुल ही तुम अटक जाओ किसी चीज में कि नहीं यार मुझे पकड़ में नहीं आ रही बात, तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि तुम्हें प्रॉब्लम कम से कम आए, मैं सारी बातें एक एक करके बोलता हूँ, सारी बातें बोलता हूँ मैं, जिसमें बच्चे को डाउट आ सकता है मैं सारे कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। ठीक है, 60 डिग्री, बहुत बढ़िया, सबने कर लिया यार। ये तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए डॉट बी, ये होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये हो गया 12, ए का मैग्नीट्यूड 6, बी का मैग्नीट्यूड 4। आप देखेंगे तो कॉस थीटा कितना मिलेगा? कॉस थीटा ये 12/24 यानी 1/2, 1/2 तो थीटा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन, सबका आ गया और सबका सही आ रहा है। चलो और देता हूं मैं और देता हूं, एक और लो। ठीक है, ये बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इफ गायब हो गया। मैं दे देता हूं। ये क्वेश्चन क्या था? आपको बोल रहा है ए और बी के बीच में एंगल बताना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। इसमें ए डॉट बी जो आता है, ए डॉट बी का वैल्यू आपको दिया था यहां पर 12। ठीक है, ए वेक्टर दिया है आपको 2 और बी वेक्टर आपको दिया है यहां पर 6। बताइए, बताओ फटाफट बताओ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, जल्दी से आंसर बता दो। बहुत सिंपल, ये देखो ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। आपको ए दिया है, बी दिया है, तो सॉल्व कर लो। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 6,
कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1, और कॉस थीटा 1 मतलब थीटा कितना आ गया, ये थीटा 0 डिग्री आ गया, 0 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री। इससे आसान पूरी दुनिया में क्वेश्चन नहीं होगा यार। चलो ए डॉट बी बताना है, ये आपको दो वेक्टर दिए हुए, दो वेक्टर दिए हुए हैं आपको, ए डॉट बी पूछ रहा है, ए डॉट बी है ना। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मैं थोड़ा से कंसेप्ट और बता दूं आपको। ये तो इसने 2D में ही दिया ना, मैं तो आपको 3D में भी दे सकता हूं। ये मान लिया आपके पास दो वेक्टर, एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। दूसरा बी वेक्टर में देता हूं आपको बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ये बोलता है डॉट प्रोडक्ट बताओ साहब, ये ए और बी का डॉट प्रोडक्ट पूछता है। देखो बेसिक प्रॉपर्टी तो क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है जैसे नॉर्मल एलजेब्रा में अपन करते हैं। नॉर्मल एलजेब्रा में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय क्या देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय देखते हैं कि भैया यहां 3 टर्म है और इसमें भी 3 टर्म है, तो 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना साहब, है ना। ये देखो यहां पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में जाता हूं, देखो यहां पर दो चीजें थी आपके पास, ये 3 तो हैं आपके पास एक्स के कंपोनेंट्स और 3 हैं आपके पास किसके कंपोनेंट, वाई के कंपोनेंट्स। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने जाओगे तो जिस दिन 3 का 3 से करोगे ये 9 टर्म बनेगी, 9 टर्म। देखो इसका उन तीनों से, इसका उन तीनों से, इसका उन तीनों से 9 टर्म बनेगी, 9। मैं कह रहा हूं 9 में से 6 कैंसिल हो जाएंगी। 9 में से 6 कैंसिल कैसे हो जाएंगी, क्योंकि आई का जब आप जे से करोगे तो 0 आएगा, आई का जब के से करोगे तो भी 0 आएगा, इधर जे का आई से करोगे तो भी 0 आएगा, जे का के से करोगे तो भी 0 आएगा। अभी बताया था आपने ऑर्थोगोनल कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो बचा क्या, बचेगा आई का आई वाला, जे का जे वाला और के का के वाला। मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई, सेम ए जेड इंटू बी जेड। ये आपको डॉट प्रोडक्ट का आंसर मिलेगा। मैं बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं, जब भी डॉट प्रोडक्ट करना है ना तो एक्स का एक्स से कर दो, आई का आई से कर दो, जे का जे से कर दो, के का के से कर दो। बाकी सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आई का जे से 0 होता है, आई का के से क्या होगा 0, जे का के से क्या होगा 0। अब कर दो, ये बगल में ऑप्शन लिखा हुआ है देखो। अब अगर ए डॉट बी करता हूं, ए डॉट बी, तो देखो आई का आई से करोगे ये 3i और ये 4i, आई का आई से करोगे तो 3 इंटू 4, जे का जे से करोगे, जे का जे से करोगे तो 2 इंटू 1। ये क्या होगा, ये होगा 12 प्लस 2। आंसर कितना आएगा, आंसर 14 आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, आई थिंक क्लियर है भाई, बहुत सिंपल। चलो और देता हूं मैं थोड़ा सा और देता हूं आपको। ये लो मैंने दो वेक्टर दिए, अब 3D में दिए मैंने, ए वेक्टर और बी वेक्टर। बताइए डॉट प्रोडक्ट बताइए, ए डॉट बी। पूरा 30 सेकंड दे रहा हूं आपको, पूरा 30 सेकंड, बहुत समय दे रहा हूं, बहुत समय है, कर दो फटाफट। हाँ भाई हो गया सबका, चलो चेक करें। आई का आई से, आई का आई से तो कितना होगा 6, ये जे का जे से तो कितना होगा -10, सेम के का के से कितना होगा +3। ये सॉल्व करोगे तो आंसर -1 आएगा, -1 -1 -1। ओके, मैक्सिमम बच्चों का आ गया आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं और दे रहा हूं, मैं और दे रहा हूं। ठीक है, ये अब आपको बोल रहा है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी 60 डिग्री। ये बोला ये वैल्यू बताओ, ए कैप -2 बी कैप डॉट 2 ए कैप +4 बी कैप। चलो और समय दिया मैंने, 30 सेकंड नहीं, मैंने आज 40 सेकंड दिए। लो मैं टाइमर लगा देता हूं, करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले अपन ने बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये लो एक क्वेश्चन आपके सामने, 40 सेकंड।
ए कैप माइनस 2 बी कैप डॉट 2 a कैप प्लस 4 बी कैप। बताइए साहब, मतलब मैं अच्छी तरह प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको डॉट प्रोडक्ट की। फिजिक्स में अब जब जब काम आएगा ये चीज तो बड़ी उम्मीद से तुम्हें देखा जाएगा। हालांकि तुम दिखोगे नहीं मुझे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा तुम आंसर निकाल पा रहे हो, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट की बड़ी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, है ना। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाने लगे अपन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो समय समाप्त, आ जाओ साहब। देखो बोल रहा है ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल 60 है, तो ये वैल्यू बताओ। अब ये कोई आई कैप जे कैप तो दिया नहीं कि मैं आई का आई से कर दूं, जे का जे से कर दूं। तो ऐसे केस में क्या करना होगा? ऐसे केस में नॉर्मल अलजेब्रा की तरह आपको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए का इधर भी होगा, बी का इधर भी होगा। देखो रिजल्ट क्या मिलेगा। पहले अपन ए का करते हैं इससे, तो ये आएगा 2 a कैप डॉट ए कैप। ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 a कैप डॉट बी कैप। ये मल्टीप्लाई करोगे तो -4 a कैप डॉट बी कैप। ये और मल्टीप्लाई करोगे तो -8 बी कैप डॉट बी कैप। मतलब सिंपल अलजेब्रा की तरह। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ ए का ए से एंगल 0 होगा तो आंसर क्या बोलोगे? आंसर बोलोगे ये मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा, और थीटा कितना है साहब 0 डिग्री, है ना। ये पहले भी बता चुका हूं, ए का ए से ए कैप का ए कैप से डॉट प्रोडक्ट 1 आता है ना। इधर आओ साहब, ये 4 a डॉट बी, ए डॉट बी बोलोगे तो मैग्नीट्यूड 1 और एंगल कितना हो गया? एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, ये भी करोगे तो 4 मैग्नीट्यूड 1 लेकिन एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब बी कैप डॉट बी कैप, तो ये आंसर 1 ही आएगा ना साहब। अब सॉल्व करके देखो, ये आ गया 2 cos 60 1/2, cos 60 1/2 तो 2 होगा। इधर भी cos 60 1/2, ये देखो -2 होगा, है ना। उधर क्या होगा? ये -8 होगा, ये -8। मतलब देखो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए का 2a से भी हुआ, ए का इधर 4b से भी हुआ, इधर 2a का इस a से b का a से हुआ, उधर उससे भी हुआ। अब सॉल्व करो, देखो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा -6। आंसर आ रहा है -6, आंसर -6। बड़ा सिंपल। मतलब वो बच्चों को आदत पड़ जाती है आई का आई करने का, जे का जे करने का। मैंने आई जे दिया ही नहीं, मैंने सिंपल दे दिया आपको, ये ए कैप बी कैप की फॉर्म में। आई थिंक कर लोगे भाई। मैं और दे दूं, और करना है प्रैक्टिस। ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया हो तो आगे चलें, तो और प्रैक्टिस करें। बोलो तुम जैसा बोलो। अगर ये पकड़ में आ गया हो तो ठीक है, तो और करें। दूं और नहीं दूं? कमेंट करो जल्दी से। चलो मैं एक और दे देता हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लो। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एंगल दे दिया था, आज मैं एंगल नहीं दे रहा हूं। मैं ऐसा बोल रहा हूं ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड √3 है, और इसका वैल्यू पूछ रहा हूं। फिर से मैं इसका वैल्यू पूछ रहा हूं। चलिए करिए, एक और दे दिया मैंने। मैं टाइमर भी लगा देता हूं। चलो ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एंगल भी निकालना पड़ेगा। मैं पूरे 50 सेकंड देता हूं तुम्हें। करो, चेक करो, बताओ जल्दी से। अच्छा, अपन पढ़ते जा रहे हैं। मैं मॉड्यूल में रोज होमवर्क देता जा रहा हूं तुम्हें। अब कई बच्चे बार बार ये कमेंट करके पूछते हैं कि वो डिस्कस कैसे होंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले, बेसिक मैथ्स का मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना के डाल दिए थे मॉड्यूल के। बेसिक मैथ्स के वीडियो सॉल्यूशन बना के मैंने डाल दिए थे। मैं वेक्टर के भी वीडियो सॉल्यूशन बना के आपके डाल दूंगा, है ना। वैसे मॉड्यूल में जो पूछने लायक क्वेश्चन है वेक्टर के, वो मैं सब यहाँ पे ले रहा हूँ एग्जाम्पल में। फिर भी उसके वीडियो सॉल्यूशन बना के मैं डलवा दूंगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इतना समय है नहीं कि अपन क्लास में वो डिस्कशन कर पाए, है ना। तो यहाँ पे अपन पढ़ते चलते हैं, प्रैक्टिस करते चलते हैं, नोट्स बनाते जाते हैं। मॉड्यूल के डिस्कशन वीडियो सॉल्यूशन की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। चलो चेक कर लें। आओ, समय खत्म हो गया। ये जो प्रॉपर्टी दी है ना, इससे आप एंगल निकालो। अब एंगल निकालो तो तुम्हें पता है ये ए कैप बी कैप मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अरे दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। अब आपको बता चुका हूं, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उसका जो एडिशन होता है वो आता है 2a cos θ/2। मतलब ये क्या बोलोगे? ये बोलोगे 2a cos θ/2 इक्वल टू √3। तो cos θ/2 इक्वल टू कितना मिलेगा? √3/2।
आप देख सकते हैं ये √3/2 मतलब कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो थीटा का वैल्यू 60 आ गया, 60। पिछले वाले क्वेश्चन में तुम्हें एंगल दे दिया था, आज एंगल भी तुम्हें निकालना पड़ा, एंगल 60 डिग्री आ गया। अब वही सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो पहले ए का ए से, ये कितना होगा, ये 2a डॉट ए, फिर ए का बी से करोगे, ये क्या आएगा, ए कैप डॉट बी कैप, ये सॉल्व करोगे तो 4, ये आएगा बी कैप डॉट ए कैप, ये फिर इधर करोगे तो कितना आएगा, 2 बी कैप डॉट बी कैप। अब आपको बार बार बोल रहा हूं यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। ये ए कैप डॉट बी कैप, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1, लेकिन एंगल कितना, 60 डिग्री। ये देखो ये भी मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1, लेकिन एंगल कितना, एंगल 60 डिग्री। अब ये यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखो सॉल्व करते हैं तो cos 60 1/2, ये cos 60 1/2, तो ये भी 2 और ये भी कितना होगा, 2। ये सॉल्व करते हैं तो कितना बन गया, ये 2 2 2, ये 6 प्लस 1/2, 13/2 आ रहा है सब। आंसर आ रहा है 13/2, आंसर 13/2 आई थिंक आ रहा है सब। बहुत सिंपल कर लोगे। मैंने डॉट प्रोडक्ट की अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दी आपको, बहुत सारी डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करवा दी मैंने। अब आगे चलें, दुनिया में और भी कॉन्सेप्ट है भाई, और करना है, और करना है क्या, चलो और कराएंगे। पहले मैं एप्लीकेशन बता दूं आपको, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट आपको बता दूं, ये डॉट प्रोडक्ट कहां कहां काम आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हम लोग फिजिक्स में कहां कहां काम में लेते हैं। तो पहला चीज तो है एंगल निकालने में, दो वेक्टर के बीच में एंगल। देखो ढंग से सुनना, है ना, ये एंगल के मामले में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। एक तो होता है कि वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक्स एक्सेस से एंगल, वाई एक्सेस से एंगल, जेड एक्सेस से एंगल। अगर किसी वेक्टर का एक्स वाई जेड एक्सेस से एंगल बोले तो वो तो डायरेक्शन कोसाइन से अपन ने निकाल लिया, डायरेक्शन कोसाइन से, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना है, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी काम में ले लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, ये थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो आप देखो डॉट प्रोडक्ट का यूज करके दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हो, आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करके दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा इसका यूज क्या है, दूसरा है ऑर्थोगोनल वेक्टर। मैंने आज ही बताया कि ऑर्थोगोनल मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो चेक हो गया कि वो दोनों कैसे हैं, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है प्रोजेक्शन लेने में, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेने में। मैं तीनों को एक एक करके एग्जांपल से समझाता हूं आपको, ठीक है। जो पहले ये एंगल वाली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, है ना। पहले मैं एंगल वाली प्रॉपर्टी ले लेता हूं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए बी कॉस थीटा, तो आंसर आएगा ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी का मैग्नीट्यूड। चलो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया, एंगल निकाल के बताओ, एंगल निकाल के बताओ, करिए साहब। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताइए साहब। एक बच्चा पूछ रहा है जेई मेंस PYQ सब ले रहे हैं बेटा अपन, ये पीपीटी बनाने के लाने का मकसद क्या होता है कि अपन ये इधर उधर के एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल की फॉर्म में ले लें, तो वो टेंशन मत छोड़ दो, तुम सब करवा दिया जाएगा तुम्हें। तुम्हें जो करवाया जा रहा है वो ईमानदारी से करते जाओ, है ना। अपने मॉड्यूल में अगर तुमने मॉड्यूल उठा के देखा हो तो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी अपन ने। उसका जो लेवल 2 है, एक्सरसाइज 2 है, उसमें यही सब है, ये जो जेई मेंस के आए हुए क्वेश्चन है वो हैं, है ना। और तो और एससी, जो अपनी एससी वर्मा है वो पूरी उसमें अपन ने रख रखी है। अगर तुमने मॉड्यूल देखना शुरू किया हो तो जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं अपने, जो अपने प्रैक्टिस सेक्शंस हैं, वो प्रैक्टिस सेक्शन सॉल्व एग्जाम्पल उन सब में क्या है, यही जेई मेंस वगैरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो करवाते रहेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो करवाया जा रहा है वो करते जाओ, ईमानदारी से करते जाओ, ठीक है। बताओ आंसर आ गया, करें चेक। ये आ जाओ साहब। अब यहां दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट करना है और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अब डॉट प्रोडक्ट करो, देखो आई का आई से, आई का आई से करोगे तो 3 और 12 कितना हो गया, ये 36 हो गया, है ना। ये 4 का 5 से करोगे तो ये कितना, -20। मैग्नीट्यूड ए का कितना होगा, 5। ये बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 13 आएगा, 13, है ना। ये सॉल्व करो तो कितना बन गया, ये 16 बाय ये 5 इंटू 13, कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा, ये आ गया आपके पास 5, ये 65, 16 बाय 65 आई थिंक आ रहा है भाई।
ठीक है, और एंगल की फॉर्म में बोलना है तो कॉस इनवर्स कर दो, ये कॉस इनवर्स 16/65 आई थिंक आ रहा है भाई। चलो और देता हूं मैं एक और दे देता हूं, है ना। अब दूसरा एग्जांपल था वो ऑर्थोगोनल वेक्टर। मैंने कहा ना अगर वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। एक इस प्रॉपर्टी पे भी एग्जांपल लो, इस प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल लो। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक वेक्टर है ए वेक्टर बराबर साहब 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये आपको दिया हुआ है साहब, और आपको बोल रहा है कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है, ये दोनों ऑर्थोगोनल है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आप बताइए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू बताइए, बताइए ए का वैल्यू बताइए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, ऑर्थोगोनल है तो ए बताइए। दिया मैंने 30 सेकंड फिर दिया आपको, हालांकि 30 सेकंड बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, फिर भी दिए मैंने, जल्दी से बताओ। सिंपल प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, लाइव क्लास में खूब प्रैक्टिस, डिसिप्लिन के साथ कॉपी लेकर के ढंग से बैठो और साथ साथ करते रहो तो बहुत फायदा होगा। कर दे भाई, डॉट प्रोडक्ट करो। अब ये आई का आई से करोगे तो 2a आएगा, जे का जे से करोगे तो -2 आएगा, के का के से करोगे तो क्या आएगा, +2 आएगा। ये 0 करोगे तो देखो a बराबर 0 आ गया भाई, ये a बराबर 0 आ गया। अगर दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं तो एक किस दिन होगा, जिस दिन a बराबर क्या होगा, 0। मैं एक और देता हूं, एक और देता हूं, ये लो एक और दिया मैंने। ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें एक वेक्टर दिया a और दूसरा वेक्टर दिया b, बोल रहा है ऑर्थोगोनल है, दोनों नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी में बोले तो सामान्य, ये फिजिक्स की भाषा में नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। बताइए x का वैल्यू बताइए, बताओ जल्दी से बताओ। वन बाई टू। चलो चेक करें, आई का आई से करो, ये आई का आई से करूंगा तो x² बन रहा है भाई, जे का जे से करूंगा तो -5x बन रहा है, वो के का के से करेंगे तो क्या बन रहा है, 6, और ये 0 होना चाहिए। आप देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको सिखाया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो फैक्टर मेथड से करते हैं या वो श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से करते हैं। अब फैक्टर करना अगर नहीं आता तो अपना बड़ा सिंपल फॉर्मूला था, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला था बड़ा सिंपल सा। इसमें देखो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -5 है, c का वैल्यू कितना है, 6। ये a का वैल्यू 1, b है -5 और c का वैल्यू 6, इसमें रख दो। b का वैल्यू -5 प्लस माइनस रूट -5 का स्क्वायर, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 1 हो गया साहब। आप सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 25 - 24 रूट क्या होगा, 1 होगा, ये डिवाइड बाय 2। अब आप सॉल्व करते हैं तो 6/2 यानी 3 होगा, और 2/2 यानी कितना होगा, 1 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा साहब भाई, इसको प्लस लेंगे तो 6/2 होगा यानी 3, और माइनस लेंगे तो 4/2 यानी कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 3 और 2, 3 और 2 आई थिंक आ रहा है साहब। तो धीरे धीरे अपन भाई चीजों का लेवल बढ़ा रहे हैं साहब। भाई सिंपल ऐसे थोड़ी आ जाएगा कि आप डॉट प्रोडक्ट करो और आंसर आ जाएगा, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल अप्रोच लगवाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आ रहा है भाई। चलो मैं एक और देता हूं, अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, अपने नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन और देता हूं इसमें। ये अपने नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें एक वेक्टर ए दिया था आपको, वेक्टर ए दिया है आपको cos ωt आई कैप प्लस sin ωt जे कैप, एक वेक्टर ये दिया था। और दूसरा वेक्टर जो बी दिया था वो दिया था आपको cos ωt/2 आई कैप, है ना, माइनस sin ωt/2 जे कैप, ये दिया है साहब। दो वेक्टर दिए हैं, दो वेक्टर ए और बी, ए और बी दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं। ये बोल रहा है ऑर्थोगोनल है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। तो समय पूछ रहा है, समय किस टाइम पर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, टाइम पूछ रहा है आपसे, आपसे टाइम मांगा जा रहा है
किस टाइम पर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये अपने नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो मैं इसमें 30 नहीं 40 सेकंड देता हूं तुम्हें। चलो करके बताओ, जल्दी से बताओ, टाइम स्टार्ट हो गया। देखो भाई, पिछले क्वेश्चन में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी ना, तो जरूरी नहीं कि सबके फैक्टर करके कर सको। कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जो फैक्टर से सॉल्व हो जाते हैं। सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सबसे आसान तरीका होता है वो धराचार्य विधि। मैं पहले बता चुका हूं, पहले कई बार लगा चुके हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई बार अपन इस्तेमाल कर चुके हैं। सबसे इजी तरीका होता है क्वाड्रेटिक, धराचार्य जी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर। दीपक कुमार डायलॉग दे रहा है बेटा, टिकट लेने के बाद अगर टिकट चेक ना हो तो पैसा बर्बाद, उसी तरह आंसर देने के बाद नाम ना लो तो आंसर बर्बाद। वाह, मतलब दीपक कुमार बेटा, तू अभी ऑफलाइन में सामने होता तो जरूर तेरे को इनाम देता मैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को तेरे को तेरा नाम लिस्ट में लिखा जाता, है ना, बिल्कुल शॉल उड़ा के सम्मानित किया था तेरे को, है ना। तो चलो क्रिएटिव बच्चे, आंसर चल, अब की बार तू आंसर दे, मैं तेरा नाम लूंगा। ये देखो बहुत सारे बच्चे आंसर देने लग गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी का आ रहा है पाई बाय ओमेगा, किसी का 2 पाई बाय ओमेगा, किसी का पाई बाय 3 ओमेगा। चलो समय तो खत्म हो चुका है। प्रिंस कुमार, इतना समय है अपने पास यार, तू जितना समय कमेंटबाजी में कर रहा है उतने समय में क्वेश्चन कर ले यार। ये ये क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं अपन। इतनी देर से थ्योरी के नाम पे क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा तेने, क्वेश्चन करने हैं साहब। चलो आओ चेक करें। अब डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा और जीरो करना पड़ेगा। ये बोल रहा है ए डॉट बी बराबर 0। देखो डॉट प्रोडक्ट करें तो आई का आई से, जे का जे से। आई का आई से करते हैं तो ये कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2। जे का जे से करोगे तो ये आएगा साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी बाई 2 बराबर 0। अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद आ गया होगा, बेसिक मैथ्स मैंने पढ़ाया था तुम्हें, है ना। ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आपको याद आता हो तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अगर इसका फॉर्मूला मैं याद दिलाऊं तो ये आता है कॉस ए माइनस बी। ये कॉस ए माइनस बी, ये बताया मैंने फॉर्मूला आपको। ये सिंपल टिग्नोमेट्री फॉर्मूला यहां यूज हो रहा है। देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 बराबर 0। तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस ओमेगा टी बाई 2 बराबर 0। आप यहां से देखो कॉस सीटा 0 कब होता है, कॉस सीटा 0 होगा जब एंगल 90 डिग्री हो, यानी पाई बाई 2 हो। तो यहां से देख सकते हो ये 2 से 2 कैंसिल, टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आंसर आ जाएगा पाई बाय ओमेगा। आंसर टी बराबर पाई बाय ओमेगा, पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई ओमेगा नहीं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बाय ओमेगा। ठीक है। अच्छा, कई 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 बार क्या होता है वो टाइम पीरियड भी दे देते हैं, कई कई बार टाइम पीरियड भी देते हैं, तो ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है भाई। अगर टाइम पीरियड दिया होता ना क्वेश्चन में तो ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता, आंसर कितना आता, ये आंसर आता साहब यहां पर 2 टी बाय, है ना, ये आंसर ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी लिखते, ओमेगा 2 पाई बाय टी, तो पाई से पाई कैंसिल, आंसर आता टी बाई 2, है ना। अभी जिसने ओमेगा दिया है इसलिए आंसर बोल रहा हूं पाई बाय ओमेगा। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है अपना। तो बहुत सिंपल, बहुत साधारण, कर लोगे। अब इतनी सारी डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करा दी, एग्जाम वाले क्वेश्चन ले लिए, जेई वाले क्वेश्चन ले लिए अपन ने, और कराऊं, बोलो। अब कमेंट करोगे तो कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। जल्दी बोलो, और कराना है, कराना है। चलो एक क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, कर दो फटाफट। ये लो अगला क्वेश्चन। ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो एंगल बताओ, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का एंगल बताइए।
हाँ बच्चों, कर रहे हो भाई? इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे जवाब का। हाँ भाई, चेक करें। स्लाइड लेकर क्यों आए हैं बेटा? लाऊंगा मैं तो स्लाइड, क्वेश्चन के लिए स्लाइड में तो लाऊंगा। जेई वाले क्वेश्चन कराने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए स्लाइड लाएंगे भाई। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, चलो चेक करें। ये बोल रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अब ए कैप प्लस बी कैप डॉट 2 ए कैप माइनस 3 बी कैप, ये जीरो होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आई का आई से करना है, जे का जे से करना है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला रूल चलेगा। ये 2 का 2 से करोगे तो 4 टर्म आएंगी, है ना। पहले यहां पर इसका करता हूं तो ये 2 ए कैप डॉट ए कैप, इसका इधर करोगे तो -3 ए कैप डॉट बी कैप, इसका ये करोगे तो ये 2 बी कैप डॉट ए कैप, और फिर बी का बी से करोगे ये -3 बी कैप डॉट बी कैप। अब आपको पता है यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है ना। इधर देखो ये क्या होगा, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1, लेकिन एंगल कितना होगा? थीटा। यहां देखो इसका भी बोलोगे मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1, एंगल क्या बोलोगे? थीटा। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या बन गया? ये 2 था, ये 3 था, तो -1 कॉस थीटा। ये क्या बच रहा है? -1 इक्वल टू 0। तो आप देखो कॉस थीटा इक्वल टू -1 आ रहा है साहब। कॉस थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा कितना आ गया? थीटा 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री या पाई रेडियन, 180 डिग्री और पाई रेडियन। आई थिंक बात पकड़ में आ गई भाई, बड़ा सिंपल। अगर ये आई कैप जे कैप होता तो तुम आई का आई से, जे का जे से कर लेते। ये सिंपल है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने डॉट प्रोडक्ट के। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, और कॉन्सेप्ट पढ़ें कुछ। ठीक है, अब यहां पर देखो और कॉन्सेप्ट देखता हूं। 2 एप्लीकेशन बता दिया मैंने आपको। मैंने 2 एप्लीकेशन बता दिया कि एक तो 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, और एक यहां पर मैंने सिखा दिया ऑर्थोगोनल वेक्टर की प्रॉपर्टी। अब तीसरा यहां पर प्रॉपर्टी में आ जाओ। तीसरा है साहब प्रोजेक्शन निकालना। ठीक है, ये बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, या इसी को बोलते हैं कंपोनेंट, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ऑन अदर वेक्टर, किसी दूसरे वेक्टर पर कंपोनेंट लेना। रुको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लिया एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब ये बोलता है बी का कंपोनेंट लो ए के अलोंग, बी का कंपोनेंट अलोंग द ए, तो भैया ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका। अब ये कंपोनेंट मतलब ये वाली लेंथ जो है ना, ये इसके मैग्नीट्यूड को बताएगी, है ना। अब ये कंपोनेंट इसके मैग्नीट्यूड को बताएगी, तो सबको पता है जहां से एंगल लेते हैं वो क्या होता है? कॉस होता है ना। तो ये वाली लेंथ क्या होगी? ये वाली लेंथ होगी यहां पर बी कॉस थीटा, है ना। मैं लिख करके दिखा दूं आपको। अगर मैं बोलता हूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ऑन वेक्टर ए, वेक्टर ए, या ऐसा बोले इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो आंसर क्या बोल रहे हो? आंसर बोल रहे हो बी कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाओगे, कॉस थीटा का वैल्यू क्या बोलोगे? कॉस थीटा का वैल्यू बोलोगे ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। कॉस थीटा का वैल्यू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। देखो बी से बी कैंसिल कर दें तो ये क्या बन गया? ये बन गया साहब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए होगा। अब आप देख सकते हो ये क्या बन रहा है? ये ए वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये तो कैप बन गया कैप, तो ये बन गया ए कैप डॉट बी वेक्टर, ए कैप डॉट बी वेक्टर। रुको मैं सिंपल सा प्रॉपर्टी आपको बता दूं, याद रखने का तरीका बता दूं। आपने बी का ए के अलोंग कंपोनेंट लिया तो आंसर आ रहा है साहब क्या? आंसर आ रहा है साहब ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए डॉट ए कैप डॉट क्या आ रहा है? बी वेक्टर। बड़ा सिंपल है, देखो यहां सॉरी ये बी से बी कैंसिल करोगे तो ए कैप डॉट बी वेक्टर। अच्छा इसका उल्टा बोलता मैं बोलता कि साहब ए का कंपोनेंट लो बी के अलोंग, ये तो हमने बी का ए के अलोंग लिया ना। अगर मैं बोलता ए का बी के अलोंग लो तो फिर इसका आंसर उल्टा आता, फिर क्या आता? फिर आता बी कैप डॉट ए कैप। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूं, रुको रुको दोनों बातें लिखता हूं मैं। यहां पे मैं बोल रहा हूं कंपोनेंट
ऑफ वेक्टर बी along the vector A, along the vector A, तो आंसर क्या बोला आपने? आपने मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया ए कैप डॉट बी वेक्टर। ये आंसर क्या आया? ए कैप डॉट बी वेक्टर, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बी वेक्टर डॉट ए कैप, ये बी वेक्टर डॉट ए कैप। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along द वेक्टर बी, तो अब क्या लिखोगे? ए का बी के अलोंग लिखोगे ना, तो आप लिखोगे बी कैप डॉट ए वेक्टर, या ऐसा भी लिखोगे, ऐसा भी लिखोगे ए वेक्टर डॉट बी कैप। मतलब बड़ा सिंपल है तरीका, देख लो, बहुत आसान तरीका है, सिंपल मेथड है। ए का बी के अलोंग, बी का ए के अलोंग, दोनों बातें लिख दी मैंने, है ना। अच्छा, ये जो लिखा है ना मैंने, ये ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने। ये क्या लिखा है मैंने? ये डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर सिर्फ और सिर्फ किसकी फॉर्म में आएगा? ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आएगा। और याद रखना आसान है, देखो मैं तरीका बताऊं। अगर आप बोल रहे हो साहब बी का ए के अलोंग, तो देखो ए की डायरेक्शन में होगा तो इसलिए बी डॉट ए। मैं बोलता हूं साहब ए का बी के अलोंग, तो यहां क्या होगा? बी की डायरेक्शन में होगा ना, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप। अच्छा, अब ये तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर क्वांटिटी आ गई, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड आ गया। अगर आपको आंसर ही वेक्टर फॉर्म में मांगा जाए तो आपको डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी तो कैसे लिखोगे? देखो यहां डायरेक्शन भी अगर मैं शो करता हूं, मैं अगर आपसे बोलता हूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द वेक्टर ए, अलोंग द वेक्टर ए, ठीक है। और मुझे अब आंसर वेक्टर फॉर्म में चाहिए, आंसर वेक्टर फॉर्म में चाहिए, ध्यान से देना, वेक्टर फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखा आपने? आपने मैग्नीट्यूड लिखा बी वेक्टर डॉट ए कैप, ये तो स्केलर आ गया। अब डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में, इसलिए क्या लिखोगे? ए कैप, इसलिए क्या लिखोगे? ए कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आंसर है, ये आंसर है इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं साहब। अच्छा रुको, मैं उल्टा भी बोलता हूं, मैं उल्टा बोलता हूं साहब। मैं बोल रहा हूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर बी, अलोंग द वेक्टर बी, अलोंग द वेक्टर बी। तो भैया पहले मैग्नीट्यूड बोलो, मैग्नीट्यूड क्या बोलते? आप बोलते ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब डायरेक्शन भी किसके अलोंग है? डायरेक्शन बी के अलोंग है, तो आप साथ में लिखेंगे बी कैप। ये देखो वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, याद रखने का तरीका सुन लो। ए का बी के अलोंग बोलता है, अगर ए का बी के अलोंग बोलता है तो ए वेक्टर डॉट बी कैप, और डायरेक्शन भी बतानी है तो ये बी कैप। बी का ए के अलोंग तो क्या बोलोगे? बी डॉट ए, है ना, साथ में ए कैप भी लिखना पड़ेगा। बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। ये ए का बी के अलोंग बोले, बी का ए के अलोंग बोले, अरे कोई तीसरा वेक्टर सी ले आए, तो कोई तीसरा वेक्टर सी ले आए, जिसकी डायरेक्शन में लोगे उसका कैप लगा देना बस, जिसकी डायरेक्शन में लोगे उसका कैप। रुको मैं देता हूं, क्वेश्चन देता हूं। देखो ये बोल रहा है साहब एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है, दो वेक्टर दे दिए। ये बोल रहा है प्रोजेक्शन ए ऑफ ए अलोंग द बी, किसकी फॉर्म में? स्केलर फॉर्म, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड मांग रहा है। देखो फिर से लिख करके बताता हूं, ए का बी के अलोंग बोल रहा है ना, तो आंसर क्या बोलोगे? ये बोलोगे ए वेक्टर डॉट बी कैप। अगला क्या बोल रहा है? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। अब बी का ए के अलोंग तो क्या बोलोगे? बी वेक्टर डॉट ए कैप, है ना। ये बोल रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी अलोंग ए, ठीक है। अब ए प्लस बी का ए के अलोंग तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे ए प्लस बी, है ना, डॉट क्या बोलोगे? ए कैप। बड़ा सिंपल है, जिसके अलोंग बोलता है उसका कैप ले लो, जिसके अलोंग बोलता है उसका कैप। चलो करते हैं इसको। तो पहले ए वेक्टर, ये क्या करना पड़ेगा? बी कैप निकालना पड़ेगा, बी कैप। फटाफट बताओ बी कैप कितना? बी वेक्टर होगा, ये बी कैप होगा बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, ये होगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन कितना? √2। ये सॉल्व करें साहब, सॉल्व करें। ए का इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई से होगा, जे का जे से होगा, डिवाइड बाय √2 कर दोगे, वेक्टर फॉर्म में आंसर आ जाएगा 7/√2। वेक्टर फॉर्म में आंसर 7/√2। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। आई का आई से, अरे आई का आई से, आई का आई से 3, जे का जे से 4, है ना, ये डिवाइड बाय क्या होगा? मैग्नीट्यूड। अच्छा ये भी कर दो। इसके लिए एक कैप भी चाहिए, ए कैप। ए कैप क्या होगा? ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ये कितना होगा? 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, 5। अरे कैप कैप निकाल दो यार। अब डॉट प्रोडक्ट करो। ये बी का ए कैप से करोगे तो आई का आई से कितना होगा? 3, जे का जे से कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाय 5, ये 7/5 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 7/5। ठीक है, तीसरा वाला करके बताओ।
बताओ फटाफट, बड़ा सिंपल है, जिसके अलोंग पूछेगा उसका कैप लेना है। अगर ए का बी के अलोंग बोलता है तो ए वेक्टर डॉट बी कैप, बी का ए के अलोंग बोलता है तो बी वेक्टर डॉट ए कैप, वो कोई तीसरा वेक्टर बोलता है सी वेक्टर, सी का ए के अलोंग तो सी वेक्टर डॉट ए कैप, कोई रिजल्टेंट वेक्टर बोलता है वो तो रिजल्टेंट वेक्टर का ए के अलोंग तो रिजल्टेंट वेक्टर डॉट ए कैप। बड़ा सिंपल तरीका है और स्केलर फॉर्म में आंसर मांग रहा है ये, इसलिए अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अगर वो वेक्टर फॉर्म में मांगेगा तो जिसकी डायरेक्शन में मांगेगा उसका यूनिट वेक्टर लिख देंगे अपन, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला वेक्टर फॉर्म में आंसर मांग रहा है, ये वेक्टर फॉर्म में किसके अलोंग है, ये ए के अलोंग, तो इंटू ए कैप और कर दो, ये तो स्केलर आया ना। आंसर क्या बोलोगे, 7/5 ए कैप, और वो ए कैप आप निकाल चुके हैं। ए कैप आपने निकाला, कितना आया, ए कैप आया 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय 5, ये वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया। जिसके अलोंग मांगेगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाला बताओ, ए प्लस बी बताओ। अगर मैं ए प्लस बी वैक्टर लेता हूं तो ए प्लस बी वैक्टर कितना हो गया, ये हो गया 4i कैप, है ना, ये आएगा 5j कैप डॉट ए कैप, कितना, ए कैप है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय 5, है ना। मल्टीप्लाई करो साहब, मल्टीप्लाई करो i का i से, तो 3 और 4 कितना होगा 12, और 5 और 4 कितना होगा 20 डिवाइड बाय 5, ये सॉल्व करोगे 32/5, आंसर होगा 32/5। आ रहा है भाई, बहुत इजी। तो आई थिंक बात दिमाग में बैठ गई होगी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर बी, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द वेक्टर ए, तो बी वेक्टर डॉट ए कैप। बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, कर लोगे तुम। चलो एक और देता हूं, प्रैक्टिस और करो, थोड़ी और प्रैक्टिस करो, थोड़ी और प्रैक्टिस करो। ये बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर अलोंग द क्यू वेक्टर, पी का क्यू वेक्टर के अलोंग, तो क्या बोलोगे, पी वेक्टर डॉट क्यू कैप, यही बोलोगे ना सब, है ना। अगर ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन बोलता है, वेक्टर फॉर्म में आंसर मांगता है तो क्यू कैप से और मल्टीप्लाई कर दो। अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर मांगता है, वैसे क्वेश्चन ने बोला नहीं, है ना, 4 ऑप्शन में देख करके पता लग जाएगा कि वेक्टर फॉर्म में मांगता है कि नहीं मांगता है। चलिए बताइए, कर दीजिए, फिर 30 सेकंड है आपके पास। करें चेक, 30 सेकंड खत्म। तो पी वेक्टर तो हो गया आई कैप प्लस 3j कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है क्यू कैप के साथ, इसका कैप लेंगे तो ये आएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय इसका कैप लेंगे तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 4 4 8 और 1 9, ये √9 मतलब 3 हो जाएगा थ्रू, है ना। अब ये तो वेक्टर फॉर्म आ गया, ये साथ में क्या करोगे, साथ में ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड भी करोगे डायरेक्शन के लिए। अब आप सॉल्व करें, देखो i का i से करें तो 2, j का j से करोगे तो कितना -3, k वाला टर्म है ही नहीं, डिवाइडेड बाय 3, और मल्टीपल में कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय 3। अब सॉल्व करें तो ये -1/3, ये 1/3 और है, तो ओवरऑल कितना बनेगा -1/9, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। आई थिंक बात पकड़ में आ गई, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर खाली स्केलर फॉर्म में आता है तो मैग्नीट्यूड बताओ, है ना, वो 4 कई बार क्वेश्चन में बोलना भूल जाता है, लेकिन ऑप्शन देख के पता लग जाता है। ऑप्शन में अगर स्केलर फॉर्म में तो स्केलर दे दो, वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर दे दो, हो जाएगा साहब। चलो ये मैंने सारी अभी तक डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बताई। अब आ जाओ साहब क्रॉस प्रोडक्ट पे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो स्केलर मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और अगर वो वेक्टर मिल जाएगा तो क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाओ साहब, आ जाओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब रुको, पहले मैं कुछ बातें और क्लियर कर दूं। ये तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि आज हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फाइनली आंसर भी क्या आ रहा है, फाइनली आंसर भी वेक्टर आ रहा है। मतलब इसके पास डायरेक्शन होगी ना, डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन होगी, तो वो डायरेक्शन निकालेंगे कैसे,
क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालेंगे कैसे? रुको, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है? या तो हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर बोलते हैं स्क्रू रूल। देखो रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनना। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं, फिंगर्स को फोल्ड करते हैं जिसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। जैसे आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से बी की तरफ, है ना, थंब बताएगा इसकी डायरेक्शन को। और अगर आप बी से ए कर रहे हो साहब, बी क्रॉस ए कर रहे हो, तो फिंगर्स को फोल्ड करना है बी से ए की तरफ। मतलब सिंपल रूल है राइट हैंड थंब रूल। याद हो तो मैंने एक्सियल वेक्टर बताया था, तब भी ऐसा कुछ कहा था मैंने, है ना। दूसरा आता है साहब स्क्रू रूल, स्क्रू रूल, है ना, स्क्रू रूल। इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज समझते हो? अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऐसे केस में कहां जाता था, अंदर, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू कहां आएगा, बाहर। मतलब ए क्रॉस बी की बी क्रॉस है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा डायरेक्शन अंदर है कि डायरेक्शन बाहर है। अब रुकना, एक बात और क्लियर करना, ए और बी जिस भी प्लेन में होंगे ना, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा ना, हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। आपको याद आ गया होगा एक्सियल वेक्टर में मैंने ऐसी बातें करी थी, है ना। मैं वापस से याद दे रहा हूं राइट हैंड थंब रूल से। अगर मैं यहां पर ए क्रॉस बी करता हूं या बी क्रॉस ए करता हूं तो थंब कहां आ रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो बाहर आ रहा है या फिर कहां आ रहा है, अंदर आ रहा है। मतलब कुल मिला के क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आने वाला है, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर या फिर प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर। ठीक है, और देखो साहब यहां पर मैं सिंपल प्रॉपर्टी बताऊं आपको क्रॉस प्रोडक्ट की। यहां डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है ए बी साइन थीटा, और साथ में वेक्टर है तो ये डायरेक्शन को बताएगा साहब, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये यूनिट वेक्टर किसको शो कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब खाली मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो ए बी साइन थीटा। अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोल दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये सिर्फ और सिर्फ होगा ए बी साइन थीटा। वो एन कैप क्या शो कर रहा है, एन कैप शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। अब आ जाओ, मैंने अभी राइट हैंड थंब रूल बताया आपको ए क्रॉस बी करना है कि बी क्रॉस ए करना है, उस पर देखना है। मैं क्लियर करूं, जैसे एक वेक्टर साहब ये ए है, एक वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा है। अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो फिंगर्स को कहां लेके जाना है, ए से बी। ये ए से बी तो थंब कहां जा रहा है, थंब इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रहा है ना। लेकिन यहीं पे अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं, ध्यान देना, मैं बी क्रॉस ए करता हूं, ये बी क्रॉस ए, तो फिंगर्स को फोल्ड करोगे कहां, बी से ए की तरफ, तो थंब कहां जाएगा, अंदर। कुल मिलाकर के दोनों केस में आंसर देखो, इस केस में कहां है, इस केस में थंब है आउटवर्ड, ये है आउटवर्ड टू द प्लेन, और इस केस में कहां है, इनवर्ड। दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो आ रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। मतलब ये जो एन कैप डायरेक्शन बोल रहे हो ना, एन कैप, ये एन कैप क्या बताएगा, ये बताएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ये ए और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी। ठीक है, ये ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, लिखने के लिए एन कैप का वैल्यू कैसे लिखोगे, एन कैप का वैल्यू लिखोगे ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ये ए बी साइन थीटा, है ना। ये देखो एन कैप क्या होगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा। ये डायरेक्शन होगा कहां होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। रुकना, कुछ छोटी छोटी बातें मैं और क्लियर करूं तुम्हारी, कुछ छोटी छोटी बातें मैं और क्लियर कर दूं। देखो मैंने बताया ना एन कैप। अच्छा, ये प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना। अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, ये ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी, तो बाहर आ रहा है। और अगर मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूं तो कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। मतलब एक प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर होगा तो एक प्लेन के परपेंडिकुलर कहां होगा, अंदर होगा, है ना। एक प्लस होगा तो एक क्या होगा, माइनस होगा। कुछ छोटी छोटी बातें और सुनो, मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि कब मैक्सिमम कब मिनिमम, कुछ बातें और करना चाह रहे हैं। रुको, यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बोलते हो, ये ए बी साइन थीटा बोलते हो ना, ए बी साइन थीटा, है ना। वो एन कैप, अभी मैग्नीट्यूड बोल रहे हो तो एन कैप का मैग्नीट्यूड बोलोगे ना, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यानी आंसर सिर्फ क्या मिलेगा, आंसर सिर्फ मिलेगा ए बी साइन थीटा। इसमें अब चेक करो, अगर मैं बोलता हूं एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री है, 0 डिग्री, बताइए साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो 0 आएगा साहब। यानी क्या आ गया, ये इसका मिनिमम वैल्यू आ गया, मिनिमम वैल्यू। अगर मैं बोलता हूं कि थीटा बराबर 90 है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, 1, तो आंसर क्या आएगा, आंसर ए इंटू बी आ जाएगा। मतलब अगर मैं आज रेंज चेक करूं, रेंज, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का रेंज बता दूं, रेंज, तो रेंज आने वाला है बिटवीन ए बी एंड 0, 0 से कम नहीं,
है ना, और यहां पर ए बी से ज्यादा नहीं। अच्छा, अब दिमाग में ये बात आती है कि साहब ये अगर नेगेटिव हो गया, साइन थीटा -1 हो गया, तो अगर साइन थीटा -1 हो गया तो पहली चीज तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होगा नहीं। अगर मैं ये दो डंडे हटा भी दूं, ये दो डंडे हटा दूं, तो माइनस साइन, ये माइनस साइन किसको शो करेगा? डायरेक्शन को। वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन किसको शो करता है? डायरेक्शन को। स्केलर क्वांटिटी में माइनस साइन मैग्नीट्यूड में शामिल हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन किसको शो करता है? डायरेक्शन को। तो यहां ध्यान से देख लो, मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ए इंटू बी होगा, मैक्सिमम वैल्यू ए इंटू बी होगा। ठीक है, ये रेंज में आपको बता रहा हूं साहब, ये मैक्सिमम और मिनिमम। होमवर्क तो मैंने एक स्लाइड आपको शेयर की थी पिछली बार भी, इसमें वेक्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिखे हुए थे। तो सिंपल सा होमवर्क है, डॉट प्रोडक्ट कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा बच गया, कल बता देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो कल 15-20 मिनट का काम बचा है अपना, ज़्यादा नहीं बचा है। कल क्रॉस प्रोडक्ट की और प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। बस छोटी छोटी प्रॉपर्टी में क्रॉस प्रोडक्ट की आज बता देता हूँ, बाकी जो बची कुची प्रॉपर्टी है वो कल डिस्कस करेंगे, और कल फिर अपन लोग मैकेनिक्स से स्टार्ट कर देंगे, है ना। ये बेसिक मैथ्स वेक्टर अपना हो चुका है, संडे को तुम्हारा वहीं तक आएगा, है ना। अब उसके बाद मैकेनिक्स में कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, है ना, तुम पूछो, उससे पहले मैं बता देता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे एनएलएम से, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से मामला स्टार्ट होगा। मॉड्यूल तुम्हें मिल चुका है ना, काम वहां से शुरू करेंगे। मैं होमवर्क आज फिर शेयर करा दूंगा, एक बार फिर मैं होमवर्क शेयर करा दूंगा, ठीक है। पहले बाकी मैंने पूरा टॉपिक वाइज लिख करके तुम्हें पिछली बार दे दिया था। चलो आओ, मैं और बोलूँ थोड़ा सा। यहां पर देखो, मैं पहले क्लियर करूं, ये एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री वाला एग्जाम्पल मैं दूं तो सेम वेक्टर में एंगल 0 होता है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए का ए से क्रॉस प्रोडक्ट करो, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए आंसर 0 आएगा। मैं बोलूं बी का बी से क्रॉस प्रोडक्ट करो, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। रुको, मैं अगर तुम्हें बोलूं कि आई कैप क्रॉस आई कैप करो तो भी 0 आएगा। मैं तुमसे बोलता हूं जे कैप क्रॉस जे कैप करो तो भी 0 आएगा। मैं बोलता हूं के कैप क्रॉस के कैप करो तो भी आंसर क्या आएगा? 0। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? 0। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब जिनमें एंगल 0 डिग्री होगा। अब रुको, 90 डिग्री वाला अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो 90 डिग्री के केस में इसका आंसर मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आई का क्रॉस प्रोडक्ट करो जे से, ये यूनिवर्सल एग्जांपल जानते हो, ये आंसर मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम। रुको, कितना आएगा? अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बोलोगे? आई का मैग्नीट्यूड, तुम बोलोगे जे का मैग्नीट्यूड, तुम बोलोगे साइन 90, और साथ में डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी ना। अब डायरेक्शन मुझे बताओ, मैंने अभी इतनी देर से तुम्हें बताया कि डायरेक्शन कहां होती है? जिस प्लेन में वेक्टर होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ना, जिस प्लेन में वेक्टर होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब मुझे बताइए, ये अगर एक्स और वाई में है तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? जेड। तो आंसर आएगा जेड में, है ना। ये आंसर कहां आने वाला है? जेड में। चलो कल मैं डिटेल से बताता हूं इसको, थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं बताता हूं, आराम से कल अपन डायरेक्शन वायरेक्शन पूरी डिटेल से लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सिंपल मैंने 2 प्रॉपर्टी बताई अभी, बाकी प्रॉपर्टी अब हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है बच्चा? वापस आओ, लास्ट क्वेश्चन दिखाना ही पड़ेगा मुझे। ये ले बेटा, कौन सा लास्ट क्वेश्चन? ये वाला। ये लास्ट क्वेश्चन अगर हम बोलें पी कैप पी वेक्टर डॉट की क्यू कैप कंपोनेंट ऑफ पी अलोंग द क्यू, और ये डायरेक्शन लिखना पड़ेगा ना। अरे बेटा, ये डायरेक्शन लिखा हमने, डायरेक्शन। अगर खाली स्केलर फॉर्म में बोलता है तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अगर स्केलर फॉर्म में बोलता है तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ये डायरेक्शन भी लिखा ना हमने। ठीक है, सिलेबस बताते रहेंगे आपको कि कौन सा कब स्टार्ट होगा, वो बताते रहेंगे, चिंता मत करो। ये देखो, इसमें क्या डाउट है मुझे फटाफट लिख करके बताओ, क्या डाउट आ रहा है इसमें? के वाला टर्म छोड़ दिया तो भैया के है ही नहीं तो छोड़ूंगा ना यार। अब इसमें के है ही नहीं, आई का आई से होगा, जे का जे से होगा। अगर आई का के से करोगे तो भी 0 होगा, जे का के से करोगे तो भी 0 होगा। वो तो आना ही नहीं है ना। कैसी कैसी बातें कर रहे हो? अरे के आएगा ही नहीं भाई, इसमें नहीं आएगा, बस यहाँ आएगा, यहाँ, है ना। ये आई का आई से, जे का जे से, के वाला 0 हो जाएगा, के वाला 0 हो गया। परेशान करते हो बेटा यार तुम। एक ही बच्चा बार 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 कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, वही के वही कमेंट डालता रहता है। ये देखो, देख लो, तुम्हारे सामने खुला हुआ है, ठीक है। क्लियर है, समझ गए? कर लोगे साहब? चलो, तो इसकी प्रॉपर्टी हम कल डिस्कस कर लेंगे, बाकी बातें कल करते हैं।